नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है हमें भेजा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। ये घटना उनके मामा जी की है और मामा जी उनके आगरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और इस घटना को घटे लगभग 20 साल गुजर गया है। मामा जी उनके एक ट्रक ड्राइवर थे और उनकी उम्र जो थी लगभग 30 साल की थी। मामा जी साहसिक आदमी थे, डरते नहीं थे, हष्ट-पुष्ट थे, जवान तो थे ही और उस सफ़र पर अकेले ही गए थे। उनके साथ में उनका जो कंडक्टर था वो नहीं गया था क्योंकि उसके घर में शादी थी। तो मामा जी उस सफ़र पर अपना ट्रक लेकर के अकेले निकल गए थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं इस देश दुनिया में तो घूमता ही रहता हूँ। अपने जहाँ जहाँ की माल मिलता है वहाँ वहाँ तो मैं जाता ही रहता हूँ और कई बार मुझे अकेले भी सफ़र करने की आदत थी और इस बार भी मैं अकेले ही था। लेकिन मेरा जो कंडक्टर थे वो छुट्टी पर थे। उनके घर में शादी थी तो जाना भी ज़रूरी था। मैंने बोल दिया था कि ठीक है जी, आप जाओ। और मैं अपना ये माल लोड करके आगरा से बेंगलोर के लिए निकल गया था। अब मैं बेंगलोर के उस जगह पर पहुंचा हुआ था जहां पर वो गोदाम था। लेकिन जब मैं पहुंचा तो रात के करीब 12 के आसपास का टाइम हो रहा था। उस चौराहे पर पहुंच गया था कि जहां वो गोदाम आसपास में था। अब मुझे किसी से उस गोदाम का पता पूछना था कि किस जगह में पड़ेगा, क्योंकि वो चौराहा था। बाएं भी रोड जा रही थी, दाएं भी रोड जा रही थी। आखिर मुझे बाएं जाना था या दाएं जाना था। लेकिन वहाँ से जो गोदाम था वो करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया था उस जगह से। तो इसका मतलब था कि मैं अपने सही ठिकाने पर आ गया था। अब मुझे उस गोदाम का प्रॉपर पता चाहिए था। लेकिन उस रात में जब मैं पहुंचा था तो सारी वहाँ के जो आसपास की छोटी छोटी दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी। ज़्यादा दुकानें तो थी नहीं, लेकिन जितनी भी थी 10-12 के आसपास में रोड के दोनों साइडों में वो मुझे बंद दिखाई पड़ी थी। पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था वो जगह। हालांकि आज चांदनी रात थी, चांद बड़ा दिखाई पड़ रहा था, उजाला चांदनी से भरपूर था। अब मैं सोचने लगा कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं। लेकिन मैं कन्फ्यूजन में था कि आखिर मैं बाएं जाऊंगा, अगर उस साइड में गोदाम ना होगा फिर हमें वापस आना पड़ेगा। दाएं जाऊं तो हो सकता है कि वो गोदाम दाएं ना हो, वो बाएं में हो। तो मैं इस कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ था। अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं। दुकान तो मुझे सारी बंद दिखाई पड़ रही थी और जो एक आध ट्रैफिक चल रही थी उस रात में, भला उनको कैसे मालूम हो। अब मैं उनको कैसे रोकता पता पूछने के लिए। मैंने सोचा चलो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इंतज़ार करते हैं, और नहीं तो रात यहीं गुजार देंगे और सुबह में तो दुकान खुली जाएगी और दुकान से पता पूछ करके उस गोदाम तक पहुंच जाएंगे। और मैं फिर अंगड़ाई लेता हुआ, शरीर तो थका हुआ था, और मैं ट्रक से नीचे उतरा ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। और खलासी तो हमारे पास था नहीं, तो अब जो टायर वगैरह चेक करने का जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। और मैं फ्रेश होकर के और अपना टॉर्च लिया और पेचकस लेकर के टायर चेक करने लगा ताकि कोई गिट्टी विट्टी टायरों के बीच में दबी हो तो उसको निकाल दूँ। और मैं पहले आगे शुरू किया था
और इसके बाद मैं पीछे पहुंच गया। पीछे में बाएं साइड का मैंने टायर का जो कंकड़ पत्थर थे वो निकाल दिया और फिर मैं दूसरी साइड में पहुंचा और वो भी निकाल दिया था। और जैसे ही मैं मुड़ने लगा तभी मेरे सामने में एक धुंधली सी साया जो कि दिखाई पड़ी और वो भी लंबी थी। चेहरा तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो काला शकल और धुंधली सी जरूर हमें दिखाई पड़ रहा था। मैं तो एक नज़र में समझा कि शायद ये परछाई सी है, शायद ये मेरी ही परछाई है। लेकिन वो छाया तो हिल डुल रही थी, कभी बाएं कभी दाएं, और मैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा था। आखिर वो मेरी परछाई कैसे हो सकती है, क्योंकि वहाँ कोई तेज़ रोशनी तो थी नहीं और चांद की रोशनी थी वो जो उल्टी आ रही थी, तो उधर से परछाई बनने का तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। और तब तक तो वो साया हमारे पास बिल्कुल पहुंच चुकी थी और एक नज़र में ही जब पास में आई तो मुझे एकदम समझ में आ गया कि हे भगवान, ये तो कोई भूत प्रेत है। ये तो वैसे ही मुझे लगा। मैं सन्न सा रह गया था, मेरा सांस आधा ऊपर और आधा नीचे टंगा का टंगा रह गया था। और वो जो परछाई अपनी लंबी हाथ करके और मुझे जोर का एक धक्का दे दिया था। धक्का लगते ही मैं रोड पर गिर गया और मैं तेज आवाज़ में चिल्लाया था ताकि कोई दुकान में हो इस टाइम में तो मेरी आवाज़ सुन करके जाग जाए और मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस दुकानों में कोई है इस टाइम में, क्योंकि मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। बस मैं ही चिल्लाया जा रहा था, लेकिन उधर से कोई जवाब किसी का भी नहीं आ रहा था। मैं उस परछाई को देख करके अब समझ चुका था कि ये कोई भूत ही प्रेत है और ये मुझे मारने ही के लिए आई है और इसका कोई मकसद नहीं है। मेन मकसद मुझे मारना ही है। और तब तक तो वो परछाई मेरे पास में आ गई थी और अपनी फिर लंबी हाथ मेरे गर्दन को पकड़ लिया था और मुझे एक झटके में खड़ा कर दिया। उसकी शरीर से जैसे सड़ा हुआ बदबू, जैसे मैं कहीं गंदे नाले में खड़ा हूँ, उस तरह की शरीर से अब बात सी बदबू सी आने लगी थी, जो मेरी नाकों में चढ़ कर के मेरे दिमाग में आ रही थी। अब मुझे सहन नहीं हो रहा था वो बदबू, इतनी तगड़ी बदबू थी उसके शरीर की। मैं फिर चिल्लाने लगा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने जाना है यहाँ से, मुझे जाना है यहाँ से, आप छोड़ दो, मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। लेकिन वो परछाई तो एकदम मौन थी, बिल्कुल शांत। बस उसकी जो आंखें थी वो मुझे कुछ कभी चमकती और फिर कभी अंधेरी जैसे दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा ना वो बोल रही थी ना और कोई उसका अस्तित्व मुझे नज़र आ रहा था। बस एक परछाई जैसी होती है वैसे ही मुझे नज़र आ रहा था और वो मुझे अपनी तरफ दोनों हाथों से अपने शरीर के अंदर में लगा कि मुझे समेट लिया हो। अब मैं उसके अंदर में चला गया हूँ, उसके शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुका हूँ। मुझे तो यही महसूस हुआ था उस टाइम में, और मेरे शरीर में जैसे एक ठंडी सी लहर गुजर गई हो कि मैं किसी बर्फ़ या बर्फीले जगह पर खड़ा हूँ। ठंडी हवा जैसी लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई थी। मैं कांप चुका था उस ठंडी लहर से। अब फिर तो मेरी आंखों के आगे पूरा अंधेरा हो चुका था, जैसे मैं कोई गुफा के अंदर में हूँ, अंधेरी गुफा के अंदर में, जहाँ पर प्रकाश नाम की कोई चीज़ ना हो। मैं उस अंधेरी जगह से निकलने की कोशिश करने लगा था, अपने हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। मैं लग रहा था कि उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल कैद हो चुका हूँ।
मैं अब आवाज़ दे करके चिल्ला रहा था कि ताकि कोई आने जाने वाले जो गाड़ी वाले हैं उनकी आवाज़ कानों में पड़े। लेकिन लग रहा था कि मेरी आवाज़ जो है उस गुफा के अंदर ही गूंज करके अब मेरी कानों में वापस आ रही है। मैं अब लग रहा था कि बच नहीं पाऊंगा। जो भी था वो प्रेत या कोई शक्ति वो मुझे मारने के लिए अपने शरीर के अंदर में सिमट चुका था। मुझे तो यही लग रहा था कि वो मेरी अस्तित्व को इस धरती से बिल्कुल मिटा देना चाहता हो। वही हो रहा था मेरे साथ में। अब मुझे लग रहा था कि वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी थी। एक एक सांस के लिए मैं अब तरस रहा था, तड़प रहा था, सांस लेने की लंबी लंबी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सांस नहीं ले पा रहा था। और उसी वक्त मुझे भगवान का याद आया कि ऐसी विपत्ति में तो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, और मैं ईश्वर को प्रार्थना करने लगा था। मैं अपने इष्ट देव को पुकारने लगा था कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी जान को बचा सकते हैं, आपके अलावा कोई मेरी जान नहीं बचा सकता। तो प्रभु मदद कीजिए, मुझे इस दुष्ट के शरीर से बाहर निकालिए, मुझ पर भला कीजिए प्रभु, जल्दी कीजिए। मैं भगवान को, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करने लगा था। अब तो लग रहा था कि एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है, सांस नहीं लिया जा रहा था। तभी मुझे दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे 4-5 कुत्ते हो और वो भौंकते हुए इस तरफ को दौड़ते हुए आ रहे हैं हमारी गुफा के अंदर में। मैं तो एक लग रहा था कि गुफा के अंदर ही हूँ, और वो उसी तरफ को आ रहे थे भौंकते हुए। पहले तो उनकी आवाज़ बहुत दूर से सुनाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ वो हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। और एक पल आया कि लग रहा था कि बिल्कुल मेरे सामने खड़े हों और भौंक रहे हों बहुत तेज़ी से। और उसी वक्त में मुझे अचानक जैसे मैं कोई आसमान से गिरा हूँ और मैं रोड पर नीचे गिर चुका था। अब मेरी आंखों के सामने अब पूरा चांद की रोशनी और सब कुछ दिखाई पड़ने लगा था, और मैं सांस लेने लगा था। ऑक्सीजन की जो कमी थी हमारे शरीर में, मैं उसको लेने की कोशिश करने लगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा था ताकि मैं ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकूं। और फिर मैं देखा तो जो साया मुझे अपने अंदर समेटा हुआ था, अब रोड के दूसरी साइड में मुझे खड़ा दिखाई पड़ रहा था। वो भी लहराता हुआ, कभी बाएं कभी दाएं, कभी आगे कभी पीछे। और वो जो कुत्ते थे वो करीब 5 कुत्ते थे जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए और उस पर भौंके जा रहे थे लगातार जोर जोर से। और वो जो साया था कभी बाएं कभी दाएं इस तरह हिलता डुलता हुआ अब पीछे हटता हुआ चला जा रहा था। कुत्ता उसके पीछे लगे हुए थे, एकदम तेज तेज आवाज़ में भौंकते चले जा रहे थे। और मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। अब मैं देख रहा हूँ, और तभी एक नौजवान मेरे पास में पता नहीं कहाँ से आ गया और मेरा हाथ पकड़ करके बोला, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठो। मैं उठकर खड़ा हो गया। बोला, तुम यहाँ पर किस लिए रुके हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह ठीक नहीं है रात के लिए? तुम जल्दी से जहाँ जाना है यहाँ से निकलो, लेकिन इस वक्त में यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। और वो मुझे ट्रक में जाने पर बेबस कर दिया था। अब मैं भी उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था। मैंने उससे पूछने लगा कि भाई ये गोदाम का रास्ता बता दो। बोला, तुम पहले ट्रक के अंदर चलो, फिर मैं अभी चल रहा हूँ, तुम्हें बताता हूँ रास्ता, लेकिन यहाँ मत रुको, और यहाँ रुकोगे तो तुम बच नहीं पाओगे मेरे भाई। उसकी बात सुनकर के मैं और डर चुका था। मैंने उससे पूछने लगा कि भाई ये कौन था? करा मत पूछो,
तुम अपना रास्ता नापो, जल्दी चलो। मैंने ट्रक के अंदर अब बैठ चुका था और वो नौजवान भी खिड़की पर आकर के कंडक्टर की साइड में बैठ गया था। अब मैं ट्रक स्टार्ट कर दिया। अब मैं उसको तरफ देखने लगा कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं। बोला दाएं लो। अब मैं उसके कहे अनुसार रास्ता पर ट्रक ले लिया था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, खामोश था, बस आगे की तरफ देखता हुआ जा रहा था। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं खुद को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दिल में बहुत शंकाएं थी कि आखिर वो कौन था, क्यों मुझे मारना चाह रहा था। और मैं फिर एक बार उससे पूछने लगा डरते हुए, भाई आपने बताया नहीं वो कौन था जो मुझे मारना चाहता था, जो मुझे अपने अंदर समेट लिया था। वो मेरी तरफ घूर करके देखा और बोलने लगा कि वह एक शैतान है। वो जो शैतान है जिसके पीछे पड़ जाए वो छोड़ता नहीं है। तुम अपने आप को बचाना है ना, तो उसको पीछे मुड़ के मत देखना, ना उसको याद करना। तुम सीधे उस गोदाम पर जाओ और वहाँ पर सुबह का इंतज़ार करो, लेकिन रात के टाइम में इस जगह पर दोबारा तुम नज़र मत आना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसकी बातें बहुत डराने वाली थी, लेकिन मैं तो काफ़ी डरा हुआ था। जब उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था, सब कुछ मैं दुर्गति भुगत चुका था, एक एक सांस के लिए मैं तरस गया था, तो वो भी डर तो बहुत भयानक था। और थोड़ी देर में हम उस गोदाम पर आ गए थे। गोदाम तो उस टाइम बंद था, लेकिन चौकीदार वगैरह, गार्ड वगैरह वहाँ पर नज़र आ गए थे, लाइट जल रही थी। अब मैं ट्रक को वहाँ पर लगा करके और पेपर में देख लिया कि नाम एड्रेस बिल्कुल यही है इस गोदाम का। और मैं नीचे पहुँच करके एक बार कंफर्म करा लेना चाह रहा था चौकीदार से। और पेपर लेकर के चौकीदार के पास पहुँचा कि भाई देख लेना, आप ही के गोदाम का माल है ना ये। चौकीदार बोला हाँ, लेकिन इस टाइम खाली नहीं होगा, सुबह में 9 बजे के आसपास लेबर आती है। यानी कि कोई बात नहीं भाई, गोदाम तो यही है ना। बोला हाँ। अब मैं उस नौजवान को थैंक यू बोलने के लिए ट्रक में पहुंचा, ताकि उसको धन्यवाद कर सकूं मेरी जान बचाने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जैसे ही मैं गया तो मैं देख रहा हूँ वो नौजवान तो वहाँ पर था ही नहीं। ट्रक के जहाँ बैठा हुआ था सीट पर, मैं छोड़ कर के आया था, वहाँ पर नहीं था। मैंने समझा शायद नीचे उतर गया होगा, लेकिन मैं हर तरफ देख लिया था। चांदनी रात थी, कोई अंधेरी भी नहीं थी। मुझे सड़क दूर तक खाली दिखाई पड़ी थी कि वो सड़क पर भी नहीं था, ना बाएं ना दाएं। और आसपास में छिपने लायक कोई जगह भी नहीं थी, क्योंकि वो खुला मैदान था। तो आखिर वो कहाँ गया? डर तो दोबारा लगा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। फिर हम चौकीदार के पास में आ गए थे और सारी बात उनसे शेयर करने लगे। मेरी बात सुनकर के चौकीदार भी सहम सा गया था। वो कई लोग थे और फिर आपस में अपनी भाषा में बात करने लगे थे। फिर एक नौजवान चौकीदार था, मेरे पास में आया। बोला क्या आप उस चौराहे पर रुके थे क्या काफ़ी देर तक? मैंने कि हाँ रुका था, मैं देखा था कि कोई जागता हो तो मैं एड्रेस पूछ लूँ। बोला तभी तो वहाँ रात के टाइम रुकना ठीक नहीं होता। वो कभी कभी होता है, कब होता है मालूम नहीं। वहाँ पर लोग बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा भूत रहता है और अकेले इंसान पर वो हमला कर देता है, शायद वही होगा। लेकिन मैं उनसे पूछा कि हमारे साथ में देखा होगा आप, एक लड़का बैठा हुआ था नौजवान ट्रक में, वो कौन था? वो भी नज़र नहीं आ रहा। वो सारे चौकीदार मेरी तरफ देखने लगे थे। बोला कि आप तो ट्रक में अकेले आए थे, हमने खुद देखा था कि उस ट्रक में आपके अलावा और कोई नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं उनको क्या बोलूं? मैं उनसे बोलता रहा कि नहीं भाई, लेकिन वो मेरी बात को मान नहीं रहे थे। बोल रहे थे नहीं नहीं,
हमने सबने देखा था कि आप ट्रक में अकेले थे। अब मैं बहस करना ही बेकार समझा था, लेकिन मेरी जान बच गई थी और मैं सुबह तक वहीं पर इंतज़ार किया था। और फिर अगले दिन माल हमारा खाली हुआ और तब मैं उस जगह से निकला था बेंगलोर के लिए, क्योंकि मुझे अगला चक्कर बेंगलोर के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस से मिलना था। जब हम बेंगलोर में पहुंच गए थे और वहां पर अपने जो ट्रक ड्राइवर भाई थे उनसे सब ये घटना का जिक्र किया था, तो वो भी लोग हमारी बात सुन करके सहम गए थे। एक ने बताया कि भाई जो तुम घटना बता रहे हो वो सुनने में तो आता है, लेकिन कब होता है कुछ मालूम नहीं। लेकिन हाँ, जो लड़का तुम्हें, जो नौजवान तुम्हें बचाया था उस जगह से, तुम्हें लेके गया था, कहा जाता है कि वो कोई ट्रक ड्राइवर ही था जो वहाँ पर बेचारा मर गया था कोई एक्सीडेंट में, और वो लोगों को मदद करता है जो खतरे में उस जगह पर पड़ जाते हैं। तो मुझे तो लग रहा था भाई कि ये वही ट्रक ड्राइवर था जिसने तुम्हें जान बचाया था उस रात को। डर तो मैं भी गया था, मेरे साथ में तो ये सब इतनी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन मुझे भी अब लगने लगा था कि हाँ, जो ये भाई ट्रक वाला भाई बता रहा है ये सच्ची बात होगी। तभी तो वो मेरे साथ में गोदाम तक पहुंचा था, मुझे सुरक्षित उस स्थान तक पहुंचा दिया था। तो हो न हो वही होगा जो हमारे ड्राइवर भाई बता रहा था। तो मैं तो अब सुरक्षित था, अब तो डरने वाली कोई बात नहीं थी। और उसके बाद मेरे साथ में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस दिन से मैं गांठ बांध लिया था कि मैं ट्रक की लंबी दूरी की यात्रा अकेले नहीं करूँगा, कोई न कोई साथ में तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर जाइएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।